डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। और इस टॉपिक का जो है मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग आने वाले टाइम में 2021 में बहुत सारे वीडियोस पे टॉपिक बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। और आज हम लोग जीआरई की बात करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैंने गेट की बात की थी। अभी गेट के कट ऑफ की वीडियोस में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जीआरई, जीमैट, टॉफेल्स, आइल्स, उसके बाद आपका जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हम लोग काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को कवर करने वाले हैं। जिसमें आज एक टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं जिसको बोलते हैं ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। हम लोग ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन की आज बात करेंगे, जिसको एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं इंडिया में, या जिन स्टूडेंट्स को हम लोग जानते हैं, जैसे कि लगभग 70% स्टूडेंट्स ऐसा है इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर, जिनके कांटेक्ट में हम रहते हैं। मैं अपने कांटेक्ट के स्टूडेंट्स की बात, मैं जो मेरे टच में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे सेमिनार्स हम लोग इंटर कॉलेजेस में या डिग्री कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हम लोगों ने कई सारे सेमिनार्स किए हैं पिछले 2-3 सालों में। पिछले साल मेरा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमिनार था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चों को निमसेट के बारे में नहीं पता है, और जीआरई और जीमेट की जब बात की तो फिर तो 1-2 बच्चों को पता था। तो मैं चाहता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट जो रहते हैं उनको भी पता हो कि जीआरई जीमेट क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम क्या होते हैं। और जब को उनको इन एग्जाम्स के बारे में पता होगा तभी वो इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन या ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगा जाता है जिसको वो फुलफिल ना कर सके। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन एग्जाम्स के बारे में पता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं, कंडक्ट करवाया जाता है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस के द्वारा। और इस एग्ज़ाम का जो मोटिव होता है, ये होता क्या है, व्हाट इज़ जीआरई, पहले मैं आपको समझा दूं जीआरई होता क्या है। जीआरई जो एग्जाम होता है इसको ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं। और ये एमएस जो डिग्री होती है, जो मास्टर डिग्री होती है, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ है, आर्ट है, लाइफ साइंस है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बाद लॉ है, मैनेजमेंट है, ये सारे कोर्सेज़ के लिए अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री के लिए स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन लगभग 180 कंट्रीज़ हैं जो इसके स्कोर को, और जिनको मतलब पॉपुलर कंट्रीज़ जो यही दो हैं, पर 180 कंट्रीज़ और भी हैं जो इसके स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। और लगभग इसमें हर साल 5 से 6 लाख बच्चा जो है इस एग्ज़ाम को में पार्टिसिपेट करता है। और आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बता दूं। 1936 में ये एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट करवाया गया था। इसको 36 में ये पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। लगभग 1936 से लगातार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। कॉर्नेगी फाउंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टीचिंग, कॉर्नेगी फाउंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टीचिंग नाम की एक संस्था थी। इस संस्था ने इस एग्ज़ाम को पहली बार कंडक्ट करवाया था। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और आपका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज़ ने 1938 में इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। देन उसके बाद 1940 की अगर बात करें तो 1940 में यूनिवर्सिटी ऑफ लोबा ने इसको कंडक्ट करवाया। 1942 में टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाया। 1943 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी जो थी, 1943 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाया। इसके बाद लगभग 1943 में लगभग ये 45,000 बच्चा जो था, लगभग 500 कॉलेजेस के लिए 45,000 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया। अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग बात करें, हाँ, 1943 के बाद मैं आपको पहले बता दूं, 1943 के बाद ये एग्ज़ाम को जो है 1948 में समथिंग, लगभग 1948 में इस एग्ज़ाम को फिर एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस करवाने लगा था। उससे पहले मैंने जिस फाउंडेशन के बारे में, कॉर्नेगी फाउंडेशन ऑफ एडवांस जो टीचिंग मैंने बताया था, वो इस एग्ज़ाम को करवाता था। 1948 में एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस एग्ज़ाम को करवा रहा है, और आज तक ये एग्ज़ाम वही संस्था करवाती है। वो एक एग्ज़ाम और आइल्स, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, वो आइल्स का एग्ज़ाम भी आपका ईटीएस करवाता है। तो हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटीज़ की। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी नहीं है। आप अपने ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद जिस मास्टर डिग्री में जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे, जैसे आप हार्वर्ड में एडमिशन लेते हैं, वाटन में लेते हैं, एल में लेते हैं, या प्रिंसटन में लेते हैं, आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया में लेते हैं, कैम्ब्रिज में लेते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं अपनी यूजी को कंप्लीट करने के बाद, जब आप मास्टर डिग्री करने जाएंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेंगे, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ इसमें। अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में, आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर मान लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर में है, मान लीजिए अगर वो बीएससी फर्स्ट ईयर में है और उसने जीआरई का एग्ज़ाम दिया, बीएससी फर्स्ट ईयर में बच्चे ने जीआरई का एग्ज़ाम दिया है, और अगर वो जीआरई को क्वालिफाइड कर लेता है तो इसका जो स्कोर है वो 5 ईयर तक लगभग वैलिड रहेगा। इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 ईयर है। अब अगर वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद
अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर वो किसी मास्टर डिग्री में किसी एमएस कोर्स में कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहा है उस यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट वो यूनिवर्सिटी तय करेगी। जीआरई एग्जाम के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एज लिमिट अभी तय नहीं की गई है। कोई भी बच्चा जो 12th पास है इस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिखाया गया इसमें। उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि ये पॉपुलर किस चीज़ के लिए, तो एमएस और मतलब एमएस कोर्स के लिए, एमएस कोर्स इन यूएसए के मास्टर ऑफ साइंस कोर्स के लिए पॉपुलर है। मोड ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड और पेपर डिलीवरी टेस्ट होता है। जीआरई अगर फीस की बात करें तो $205 समथिंग ये लगभग बनता है जाके आपका $205 की अगर हम लोग बात करें तो इस समय लगभग 16 से 17 हज़ार का ये फॉर्म पड़ता है समथिंग। अगर इंडियन रुपीज़ की हम लोग बात करें, लगभग ऑस्ट्रेलिया को अगर हम हटा दें, चाइना को हम हटा दें, नाइजीरिया को हटा दें और टर्की को हटा दें, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और आपका टर्की, यहाँ पे आप देख रहे होंगे $230 का डॉलर का जो फॉर्म है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में $231 का है, नाइजीरिया के लिए 220 और टर्की के लिए 225। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जहाँ जहाँ ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वहाँ सब ये $205 का ये फॉर्म लगभग अप्रॉक्स की फीस रहती है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एग्जाम साल में लगभग, मैं आपको फिर से थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, ये एग्जाम साल में लगभग एक साल में लगभग ये एग्जाम जो है 5 टाइम दे सकता है कोई भी स्टूडेंट। एक साल में लगभग 5 बार ये बच्चा एग्जाम दे सकता है। फर्स्ट अटैम्प्ट की जो फीस, एक अटैम्प्ट की जो फीस होती है वो $205 लगती है। उसके बाद हर 21 दिन के पीरियड में ये एग्जाम करवाया जाता है। हर 21 दिन के बाद ये एग्जाम करवाया जाता है। तो 21 दिन के अंतराल पे ये एग्जाम करवाया जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर अक्टूबर के महीने में पेपर दिया है तो नेक्स्ट जो अक्टूबर होगा तब 12 महीने मतलब 365 दिन उससे काउंट किए जाएंगे। इस तरीके से ये आपका 5 टाइम आप एग्जाम साल में दे सकता है कोई भी बच्चा, और 21 दिन के पीरियड में ये एग्जाम रहता है। अगर हम लोग टाइमिंग की बात करें तो लगभग 3 घंटे 45 मिनट का ये एग्जाम होता है। और थर्ड सेक्शन, जैसे ये 3 सेक्शन में एग्जाम होता है, आप देख रहे होंगे, आप तीनों सेक्शन को मैं डिफाइन कर दूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले में वर्बल रीजनिंग है, दूसरे में आपका क्वांट रीजनिंग है, तीसरे में आपका एनालिटिकल राइटिंग आता है। ये एनालिटिकल राइटिंग वाला जो पार्ट है ये पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसको कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब ये सबको नहीं देना होता है। कुछ पर्टिकुलर कोर्स की मैं अगले वीडियोस में बात कर लूंगा। कुछ पर्टिकुलर कोर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको कंसीडर करते हैं, सब में नहीं होता है। बाकी ये जो एग्जाम होते हैं ये मोस्ट पॉपुलर देने ही देने कंपलसरी हैं। तो हम लोग थर्ड पार्ट को अगर हटा दें, थर्ड पार्ट में आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें तो दोनों को मिला के लगभग 170 का यहाँ और 170 का यहाँ मैक्सिमम स्कोर रहता है। 340 नंबर का टोटल स्कोर का ये एग्जाम होता है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो वर्बल रीजनिंग में, अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल की बात करें इसकी कि रीजनिंग का पार्ट में क्या क्या पूछा जाता है, तो अगर हम लोग वर्बल रीजनिंग की बात करें तो वर्बल रीजनिंग में आप देख रहे होंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसका आप इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका टेक्स्ट कंप्लीशन आता है। टेक्स्ट कंप्लीशन में क्या होता है, आपको टेक्स्ट कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आपका आता है सेंटेंस इक्विवेलेंस। सेंटेंस इक्विवेलेंस में आप देख रहे होंगे कि आपको सेंटेंस सर्चिंग आएगा, फिल इन द ब्लैंक आएगा, मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक भी रह सकते हैं। तो ये 3 पार्ट वर्बल रीजनिंग में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ क्वांट रीजनिंग की बात करते हैं। हम लोग क्वांट रीजनिंग की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि क्वांट रीजनिंग में आपका 2 पार्ट होते हैं, 35 मिनट के 2 सेक्शन होते हैं। पिछले वाले पार्ट में वर्बल रीजनिंग में 30 मिनट के 2 सेक्शन रहते हैं। एक सेक्शन में लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी सेम ही रहता है, 35 मिनट के 2 सेक्शन होते हैं, 20 क्वेश्चन ईच सेक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है 20 क्वेश्चन ईच सेक्शन। ऑन स्क्रीन इसमें आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी मिलता है। ये आपका थोड़ा सा एनालिटिकल और डाटा इंटरप्रिटेशन करके आपका जो रहता है, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पावर को चेक किया जाता है, इसने आपकी एनालिटिकल पावर को चेक किया आएगा, और अप्रॉक्स 10th क्लास तक की इसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है, इसलिए आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर्स में मिलता है। देन इसके बाद आपका ग्राफिकल कंडीशंस में पूछी जाएंगी, डाटा एनालिसिस करवाया जाएगा, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। टोटल स्कोर मैंने पहले ही बता दिया कि 340 नंबर को दोनों को मिला के 175 में वर्बल और 175 में आपका क्वांट, 340 नंबर का टोटल आपका ये पेपर होता है। जिसमें से अगर आप इंडिया की वर्ल्ड की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लगभग ये 330 नंबर मार्क्स जो है स्कोर करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें एवरेज स्कोर की, हम लोग बात कर लेते हैं। एवरेज स्कोर फॉर मास्टर डिग्री इन यूएसए, अगर हम यूएसए के एवरेज स्कोर की बात करें मास्टर डिग्री के लिए, तो आप देख रहे होंगे पहले नंबर पे आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में आप वर्बल का अगर एवरेज देखेंगे तो 157 और आपका क्वांट का देखेंगे तो 150। लाइफ साइंस की अगर हम लोग बात करें तो 151 और आप इसका देखेंगे तो 151 मतलब क्वांट का।
उसके बाद हम लोग फिजिकल साइंस की बात करें, फिजिकल साइंस में 151 वर्बल में होता है एवरेज, और 158 आपका क्वांट में हो गया। सोशल साइंस की बात करें 153 और क्वांट का हो गया 151। उसके बाद अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपका 150 हो गया आपका वर्बल का, 153 होगा क्वांट का। मतलब जैसे मैंने पीछे बताया था कि अगर वर्ल्ड की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड है, वार्टन है, एल है, कोलंबिया है, कैलिफोर्निया है, या प्रिंसटन यूनिवर्सिटी करके आपकी बनी हुई है, जो भी इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप, या फिर मैसाचुसेट्स हो गया, MIT हो गया, इनमें आप, ऑक्सफोर्ड हो गया, इनमें अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको लगभग आपका 330 जो है स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। थोड़ा सा और डिटेल में मैं इसके सब्जेक्ट और पैटर्न की मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं, एवरेज GRE स्कोर फॉर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अगर हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मास्टर डिग्री की बात करें तो आप देखेंगे ऊपर साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। हम लोग बात करते हैं पहले कंप्यूटर साइंस के मास्टर कोर्स का जो रहता है इसका स्कोर। इसमें सबसे नंबर 1 पे आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें 160 आपका एवरेज वर्बल का, 164 आपका जाता है क्वांट का। उसके बाद हार्वर्ड की अगर बात करें 155 और क्वांट की अगर बात करें 161। स्टैनफोर्ड की बात करें 160 आपका वर्बल में और 164 आपका क्वांट में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की बात करें 160 आपका इसमें हो गया वर्बल में और 164 हो गया। कि अगर हम लोग बात करें तो 155 हो गया वर्बल में, 161 हो गया आपका क्वांट में। उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो 164 हो गया आपका वर्बल में और 167 हो गया आपका क्वांट में। एल यूनिवर्सिटी की बात करें 155 वर्बल हो गया, 161 आपका क्वांट में हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया की बात करें 155 आपका वर्बल हो गया और 161 जो है आपका क्वांट का होगा। UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस को बोलते हैं, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ये। 155 आपका वर्बल में हो गया और 164 आपका क्वांट में हो गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात करें 160 आपका हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की अगर हम लोग बात करें 155 आपका वर्बल हो गया और 161 आपका हो गया जो क्वांट का हो गया। तो ये था इनका एवरेज स्कोर। और एवरेज स्कोर के बाद अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्या हो सकता है। अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में आप देख रहे होंगे मैथमेटिक्स 9th 8th 10th तक की आपको तैयार करनी है। इसमें थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन के लिए और भी आपको सारी चीज़ें रिकमेंड कर दूंगा। अभी थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मैथमेटिक्स आपका 8th 9th 10th क्लास तक की आपको मैथमेटिक्स तैयार करनी होगी। कई सारे आर्टिकल और कई सारे वीडियोज में मैं देखता हूँ लोग बताते हैं कि 3 महीने सफिशियंट रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। 3 महीने सफिशियंट उस बच्चे के लिए हैं जिनका NCERT की मैथमेटिक्स और आपका जो भी रिक्वायर्ड बुक्स रहती हैं वो अगर आपकी तैयार हैं। अगर आपका बेस तैयार नहीं तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें। ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो आपका 8 9 10 क्लास तक की ये चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए तैयारी करने से पहले। अगर बुक्स की हम बात करें तो आपकी रेन एंड मार्टिन करके एक बुक आती है, वो NCERT आप पढ़ सकते हो, रेन एंड मार्टिन आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश बुक के लिए वर्ड पावर एक मेडीज करके आता है, गेट के बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पार्ट सपोर्ट करता है, इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, ETS का स्पेसिफाइड मटेरियल है, मतलब एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस का ETS की एक वेबसाइट बनी हुई है, अपना पोर्टल है, इनके अपने ऐप भी चलते हैं, यहाँ पे पेड भी रहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहता है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो आज बताई हैं इनको बताने का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें। अगले वीडियोस में मैं GRE पे और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट GMAT GRE हो गया, मैं आपका ये इंट्रोडक्शन, मैं GMAT और TOEFL और IELTS के लिए भी वीडियो लेकर के आऊँगा। और मैं हर कॉलेज का 1 by 1 करके उनके कट ऑफ की बात करूंगा, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक की बात करूंगा, उसमें आगे के क्या प्रोसेस रहते हैं, GD PI या जो भी रहता है। मैं एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि कोरोना के बाद से ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, अभी अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ गया था, कोरोना के बाद से एग्ज़ाम को ये होम बेस्ड कर दिया गया है। पर्टिकुलर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके पास 360 रोटेट होने वाला कैमरा होना चाहिए, कुछ हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, परचेज कर सकते हो आप, उसकी मदद से आप घर में बैठ के GRE का एग्ज़ाम दे सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और मैं चाहता हूँ ये सारे बच्चे उस वीडियो को देखें, इस वीडियो को वो सारे बच्चे देखें जो GRE के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको सबको GRE GMAT और इंटरनेशनल लेवल के जितने एग्जाम होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम देना ना देना, सेलेक्ट होना ना होना बात की बात है, लेकिन एग्जाम्स के बारे में उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसको सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।